नमस्कार, म्यूज़िक की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय त्रापज बंगलो, डिस्ट्रिक्ट भावनगर, गुजरात की ओर से मैं हरीश त्रिवेदी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे म्यूज़िक के क्लास की तरफ। तो बच्चों, आप जो आज मेरे पीछे जो ग्राफिक्स चल रहा है ना? उसको देख के ऊपर भी टाइटल है, उसी को देख के आप लोगों को एक आइडिया आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोकगीत, है ना? तो लोकगीत का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप शायद अपनी हिंदी के क्लास में पढ़ भी चुके हैं लोकगीत क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूँ इसका कि बच्चों, आप जानते हैं कि मनुष्य जो धीरे 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 जैसे जैसे उसका विकास होता गया, तो मानव सभ्यता जो है उसके साथ साथ कुछ कलाओं का, कुछ परंपराओं का, कुछ रीति रिवाजों का भी विकास होता गया। उसमें कालांतर से बहुत परिवर्तन भी आते रहे, लेकिन बहुत सारी प्राचीन चीज़ें, पुरानी चीज़ें आज भी हम संजोए हुए हैं। तो उनमें से एक है हमारी लोक परंपराएं। लोक परंपराओं में हमारे त्योहार है, हमारे रीति रिवाज है, हमारी कहें तो चित्रकला है, या आप जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, या आप कहें कि हमारा बहुत सारे ऐसी कलाएं, जैसे शिल्प स्थापत्य हो गया, है ना? तो उस प्रकार संगीत का भी, क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, तो उसको हम लोक संगीत के नाम से जानते हैं। अब लोक संगीत में क्या विशेषता है कि इनके कोई रचयिता नहीं होते, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फिर भी ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ज़बानी ट्रांसफॉर्म होता है उसका। और आप कल्पना करें कि आज के ज़माने में तो बहुत सारे संचार माध्यम हमारे पास उपलब्ध है कि जिसके द्वारा एक कहीं बनी हुई चीज़ लाखों लोगों तक एक सेकंड में पहुंच सकती है। लेकिन इनकी शाश्वतता कितनी होगी, इसमें कितनी ताकत होगी लोगों को अट्रैक्ट करने की, कि जिस समय आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाने में घंटों या दिनों लग जाते थे, उस समय भी ये परंपराएं, ये कलाएं अपने रूप में बहुत आगे बढ़ी और बहुत इसका विकास हुआ। तो यही बताता है कि इसमें शाश्वतता का कितना अंश है और वो कितना हमसे जुड़ी हुई है। तो इसी लोक कलाओं में से एक है लोकगीत, जो जिनके कवि कोई फिक्स नहीं होते, जिनके कंपोजर फिक्स नहीं होते। ये पहली बार कब किसने कहाँ गाया होगा, किस परिवेश में गाया होगा, उसका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सदियों से हमारे बीच हैं, है ना? तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी पता चल रहा होगा आपको। और अभी क्योंकि ये मौसम भी वर्षा का है, तो मैंने भी बरसा से रिलेटेड ही एक गीत लिया है लोक संगीत में, और गुजराती लोकगीत हम सीखने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कृष्ण की रासलीला, बारिश और मोर, ये सब इसमें दिख रहे हैं। तो ये गीत के ही अंश है, जो जिसको ग्राफिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है अपने बैकग्राउंड में। तो आप बच्चों जानते हैं कि भारतीय लोक गीतों में कृष्ण, कृष्ण की लीलाओं और हमारा पर्यावरण, ऋतुएं, इनका बहुत महत्व रहा है। तो आज जो हम एक लोकगीत सीखने जा रहे हैं, तो हालांकि उसके कवि का तो नाम पता है हमको, लेकिन फिर भी उसका जो ढंग है वो लोक संगीत का ढंग है। और आपके गुजराती में ये कविता भी है, तो अपना इंटरडिसिप्लिनरी वर्क भी हो जाता है, लोक कला का भी एक हमें अंदाज़ा मिल जाता है। और अभी ये ऋतु भी है, तो आपको इसके अनुसार भी इसका बहुत आनंद आएगा। तो इसी को लेके हम लोकगीत की चर्चा करने जा रहे हैं। तो लोकगीत के बारे में मैं आपको कुछ खास चीजें, जो रोचक चीजें हैं वो बताना चाहूँ, तो लोकगीत की विशेषता क्या है, क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और आज भी अपना वही स्वरूप
और वही ताजगी इसमें महसूस होती है। तो ये लोकगीतों की विशेषता ये है कि लोकगीतों में भाषा की कोई क्लिष्टता नहीं होती। आप जानते हैं इसके कोई कवि नहीं है, तो कवि नहीं है तो लोगों ने जो लोगों की भाषा है, मतलब हमारी जो लोक बोलियां है, वो लोक बोलियों में ही लोकगीत किसी ने गाना प्रारंभ कर दिया, एक ने गाया, फिर दूसरे ने उसको एडप्ट किया, तीसरे ने किया, ऐसे ये चलती रही। तो इसमें भाषा बिल्कुल सरल और सहज होती है, और क्योंकि ये लोगों के बीच में से आया हुआ है, तो मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं जो है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं। तो ये सरल भाषा में सहजता के साथ भावों के वर्णन को ही लोकगीत को सुगम और चिरंजीव बनाता है। ये मतलब ऐसा कई हम मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है। दूसरा, लोकगीतों का जो संगीत है वो बहुत ही कम स्वरों में होता है, लेकिन दिल को छू लेने वाला होता है। और क्योंकि आप इसकी शाश्वतता ही हमें ये बताती है कि ना भाषा में कोई क्लिष्टता है, ना संगीत में कोई क्लिष्टता है, इसके बावजूद इसमें इतनी मिठास होती है कि गाने वाले, बजाने वाले, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके मन को तो प्रसन्नता देता ही देता है, लेकिन जो सुनता है उसके मन में भी एक लॉन्ग इफेक्ट ये डाल देता है। तो इसी से इसकी सुंदरता का हमको परिचय हो जाता है ना। इसके बाद देखिए, लोक गीत या लोक संगीत, इसमें उस समय जब ये परंपराएं शुरू हुई होगी तो बहुत सारे वाद्य नहीं थे, या वाद्य थे तो आज के रूप में जो हम विकसित रूप में उसको देखते हैं उतने विकसित रूप में वाद्य नहीं थे। और ना ही लोकगीतों में बहुत ज्यादा वाद्यों की जरूरत होती है। आपके पास ताल वाद्य बजाने के लिए कुछ नहीं है, आप हाथ की ताली से भी ताल दे दो या अपने आप वो ताल निकल जाएगा जब कोई गाना शुरू करेगा। तो यही तो मजा है लोकगीतों का, कि उसको निखारने के लिए बहुत ज्यादा वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती, ना भाषा की क्लिष्टता की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा हमको व्याकरण सीखने की जरूरत है। फिर भी कुछ नहीं होने के बावजूद लोकगीत जो कहना चाहता है या जो संवेदना प्रकट करना चाहता है वो बहुत भली भांति से प्रकट कर सकता है। यही इसकी चिरंजीविता या इसकी सहजता, सुगमता इसका आधार है। तो लोकगीत के बारे में ये तो हुई उसके साहित्यिक पक्ष की चर्चा। तो आइए मैं आज जो आपको लोकगीत सिखाने जा रहा हूं उसके शब्द भी आपकी स्क्रीन पर ले लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अभी लिखने में हम समय इसका व्यर्थ नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत बहुत ही गुजरात का बहुत ही फेमस लोकगीत है, और वर्षा ऋतु और कृष्ण लीला से जुड़ा हुआ गीत है। और इसमें वही गोपियां जो है वो कृष्ण को आमंत्रित कर रही है कि वर्षा का समय हो गया है, और आप जानते हैं कि पहली वर्षा जो होती है तो क्या उसका माहौल होता है, आकाश में बादल छाए हुए होते हैं, मोर गहकते रहते हैं, और जो सुंदर उसका एक वातावरण बनता है। तो उस वातावरण में गोपियों को कृष्ण याद आना स्वाभाविक है, और वो कृष्ण को आमंत्रित कर रही है रासलीला के लिए। तो मैं पहले इसकी एक दो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, है ना। उसके बाद इसको हारमोनियम पर कैसे बजाना है वो हम देखेंगे। तो इसका नोटेशन भी दूंगा, और शास्त्रीय संगीत के हिसाब से इसकी जो राग की रचना है, स्वरों की रचना है, उसके बारे में भी हम थोड़ा, बहुत ही कम लेकिन ये थोड़ा जानेंगे, तो आपके लिए और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और जानकारी सभर भी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये गा के सुना पाऊँ। ठीक है। वायाने वादळ उमट्या, वायाने वादळ उमट्या, गोकुळ माटक्या मोर मळवा, आवो 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 सुंदर वर्षा मळिया, आवो आवो सुंदर वर्षा मळिया, वायाने वादळ उमट्या, તમે મળવા તે નાવો શા માટે,
તમે મળવાતે નાવો શા માટે નહીં આવો તો નહીં આવો તો નંદજીની આણ મળવા આવો 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 સુંદર વર્ષા મળ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી શા મળ્યા મેતા નરસિંહના સ્વામી શા મળ્યા હે અમે તેડી રમાડ્યા રાસ મળવા આવો 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 સુંદર વર્ષા મળ્યા આવો આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા વાવાયા ને વાદળ ઉમટ્યા ગોકુળ માટક્યા મોર મળવા આવો 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 સુંદર વર્ષા મળ્યા આવો આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા આવો આવો સુંદર વર્ષા મળ્યા तो मैंने सिर्फ यहाँ एक आइडिया देने की कोशिश की है ना पूरा गाना मैंने नहीं गाया क्योंकि गाना पूरा एक ही धुन में है ये जो धुन आपको सुनाई है ना उसी धुन में पूरा गाना और ज़्यादातर लोकगीत ऐसे ही होते हैं मोनोटोनस टोन ही होता है उसका तो इससे आपको पता तो चल गया होगा कि इसकी बेसिक धुन क्या है ठीक है तो आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो देखिए ये जो अभी आपने सुना जो धुन मैंने गाई इस गाने की ये धुन राग सारंग के ऊपर आधारित है अगर हम शास्त्रीय संगीत को लेके इसके साथ जोड़ के बात करें तो राग सारंग से के में ही पूरा ये गाना है तो सारंग राग जो है उसका आरोह और अवरोह का स्वरूप मैंने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है तो जैसे आप जानते हैं कि इसका आरोह है सारे म प नी सा सा नी प म रे सा तो ये इसका आरोह हो गया तो देखिए सारंग राग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है जब हम आरोह में जाते हैं तो हम शुद्ध निषाद का प्रयोग करते हैं और जब अवरोह गाते हैं तब कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं तो कोमल निषाद को दिखाने के लिए मैंने निषाद के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है जो आपको मैं आगे नोटेशन भी दूंगा तो उसमें भी ये चीज आएगी तो आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिए कि इसमें इस गीत में क्योंकि सारंग राग के ऊपर आधारित है ये गाना तो हम इस गाने में दोनों निषाद का प्रयोग करने वाले हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम तो पहले हम बहुत बेसिक से ही शुरू करते हैं तो आपको पहले हारमोनियम के ऊपर राग सारंग के स्वरों का स्थान कहाँ पर है ये दिखा देता हूं तो मैं यहाँ अपना कीबोर्ड दिखाया मैंने आपको और आपको ऊपर मैं एनिमेशन दिखाता हूं जैसे हर एक चीज में यहाँ पर आपको एनिमेशन दिखेगा तो देखिए ये पूरा जो है ये हारमोनियम का कीबोर्ड है क्योंकि ये गाना मैंने आपके ही स्वर में गाने की कोशिश की थी बच्चों ये एक ट्रेंड होता है कि लोकगीत जो है वो 4-5 स्वरों में ही उसका पूरा संगीत होता है बहुत ऊपर नहीं जाते या बहुत मंद्र सप्तक में भी बहुत कम ऐसे गीत होते हैं जो मंद्र सप्तक में भी जाते हैं और बहुत ज्यादा तार सप्तक में भी जाते हैं तो इनकी स्वरों की सरलता के कारण और कम स्वरों के प्रयोग के कारण हम नॉर्मल रूप से जहां से शास्त्रीय संगीत गाते हैं जिन स्वरों से उसको सा माने तो अगर तो हम म या प स्वर का प्रयोग करके लोक संगीत गाने की एक प्रथा है ताकि आवाज थोड़ी खुली भी रहे मैंने यहाँ थोड़ा नीचे के स्वर में गाया क्योंकि आप अगर गाते हैं तो चार काली को सा मान के मैं आपको सिखाता हूँ जनरली जो भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई चीजें हैं
लेकिन आप अगर लोक संगीत गाएं और उसमें भी इस प्रकार का गाना जो प से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता, एक आध स्वर ऊपर होता है वो, तो ये गाना आप काली एक से आराम से गा सकते हैं। तो काली एक से आप कैसे स्वर विन्यास है वो आपको पता है, बहुत सारे गाने हम कर चुके हैं काली एक से भी। तो ये गाना भी हम काली एक से ही बजाना सीखेंगे, और मैंने जो अभी गाया वो काली एक से ही आपको गा के सुनाया, इसलिए आपको आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग रही होगी मेरी। तो इसका कारण यही था। और आप देखिए कि यहाँ स्वर विन्यास जो है काली एक से किस प्रकार होता है हारमोनियम के ऊपर, तो वो ये मैंने यहाँ मार्क करके ही लिख दिया है कि सा है, फिर रे है, म, प, और हम आरोह में ये जो मैंने लाल अक्षर से लिखा है शुद्धनी का प्रयोग करेंगे, और सा। और अवरोह में जब आएंगे तो जैसे मैंने ब्लू कलर से लिखा है और इसको नीचे अंडरलाइन किया है, तो ये है कोमलनी। आपके ध्यान में रहे इसलिए मैंने इसको यहाँ मार्क कर दिया है। तो आइए पहले हम ले लेते हैं आरोह। तो इसके आरोह का जो स्वरूप है, तो जैसे मैंने आपको गा के सुनाया सा रे म प नी सा, तो मैं पहले आपको बजा के दिखा देता हूं मेरे कीबोर्ड के ऊपर। देखिए ये है सा रे म प नी सा, सा नी प म रे सा। फिर से, है ना? तो मैं अब यहाँ पर मेरे कीबोर्ड पर भी अपनी उंगली रखता जाऊंगा और वही एनिमेशन आपको मैं ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपका और परफेक्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कहां पर स्वर है। जैसे पहला स्वर है सा, ठीक है? तो सा आप देखिए आपके एनिमेशन में, और मेरे कीबोर्ड पर देखिए ये काली एक है जहां पर मैं पहली उंगली से सा बजा रहा हूं, तो ये देखिए आपका सा, ठीक है? उसके बाद देखिए मैं दूसरी उंगली से रे बजा रहा हूं और आपके एनिमेशन में रे यहां पर है, ठीक है? फिर यहां से मैं हाथ को लिफ्ट करके म बजाऊंगा, है ना? क्योंकि बीच में सीधा मुझे काली तीन पे मेरा म है, तो सा रे कंटिन्यूअस बजाने के बाद मैं लिफ्ट करके हाथ को लिफ्ट करके म के ऊपर ले जाऊंगा, तो ये होगा सा रे। अब मैं बजाने जा रहा हूं तीसरा स्वर आरोह का, वो है म। पहली उंगली से मैं इसको बजाऊंगा, है ना? तो ये देखिए आपके एनिमेशन में म के बाजू में है प। अब नी, शुद्ध नी, है ना? तो शुद्ध नी, और ऊपर सा। तो मैं अभी आपको सा बजा के दिखाता हूं। सा को हम बजाएंगे दूसरी उंगली से, जैसे मैंने यहाँ कीबोर्ड में रखा है। तो ये हो गया आरोह। तो फिर से एक बार ले लेते हैं एक 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 स्वर, ठीक है? तो पहला सा, दूसरा रे, तीसरा स्वर म, चौथा स्वर प, और पांचवा स्वर नी, और उसके बाद सा, ठीक है? तो ये हो गया आरोह। तो आपको ये आरोह तो समझ में आ गया कैसे बजाना है ना? इसकी आप प्रैक्टिस करिए, इसलिए जिससे आपकी उंगलियां बहुत अच्छे से सेट हो जाए कि हम काली एक से कैसे बजा सकते हैं सारंग, ठीक है? अब आप अवरोह में भी देखिए एनिमेशन के साथ हम बजाते हैं। तो मैं जो तार सप्तक का सा है उसको अपनी दूसरी उंगली से बजा रहा हूं, ये देखिए, ठीक है? उसके बाद है अपना कोमल नी। कोमल नी को मैं अंगूठे से बजा रहा हूं। कोमल नी का स्थान आप जरूर याद रखिएगा, गलती ना हो। अब है प। प को मैं बजाऊंगा दूसरी उंगली से। अब हमारा म। अब रे। अब सा, ठीक है? तो फिर से आपको एनिमेशन में एक बार दिखा देता हूं। उसके बाद हो गया अपना नी, उसके बाद हो गया प, उसके बाद हो गया म, उसके बाद रे, और सा। तो इस प्रकार इसका आरोह और अवरोह हो गया। मैं आपको अब कीबोर्ड में एक बार फिर से बजा के दिखा देता हूं। सा रे म प नी सा,
सा नी प म रे सा। तो कैसे इसका स्वर विन्यास है हारमोनियम पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए बच्चों, जैसे हम आपने कविता के रूप में पहले लिखा हुआ देखा, और अब आपको इसके नोटेशन के स्वरूप में ये गाना लिख के दे रहा हूं मैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, बहुत काम में आने वाला है ये। तो देखिए, चार चार के दो आवर्तन मैंने लिए हैं एक लाइन में। ये अपने लोक संगीत के हिसाब से, लोक संगीत का एक ताल है हींच, है ना। इसमें ये गीत सजा हुआ है, बंधा हुआ है। मैं आपको हींच का ताल सुनाता हूं, आप देखिए। धिन्न धिनक तिन्न तिनक, धिन्न धिनक तिन्न तिनक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक। तो इस प्रकार से ये ताल की चाल होती है। और इसमें ये गाना जो है वो चौथी मात्रा से, मतलब आखिरी मात्रा से शुरू हो रहा है। तो आप इसके, अगर मैं लाइन के साथ इसको कहूं आपको, तो वा वायाने, तो वा जो पहला वा है वो आएगा चौथी मात्रा पे, और वाया वो शब्द का जो वा है वो आएगा सम, मतलब पहली मात्रा पर। तो इसके हिसाब से ये गाने का नोटेशन है आपके पास। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, और कहाँ पर शुद्धनी और कहाँ पर कोमलनी है, इसका ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे हम आरोह के स्वरूप में जाएंगे तो वहां शुद्ध नी होगा, और अवरोह के स्वरूप में आएंगे, मतलब अगर मैं प से नी लेके, नी के बाद मुझे सा पे जाना है तो वहां मेरा शुद्ध नी होगा। लेकिन प के बाद अगर कहीं मेरा नी आता है और उसके बाद वापस मैं प पे आता हूं तो वो वहां मेरा कोमल नी होगा। तो ये चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। बाकी बहुत ही सरल गाना है और सुंदर है, और बहुत ही मन भावन गाना है, मजा आएगा आपको बजाने में। और लाइन आप जानते हैं कि अगर आपने दो लाइन सीख ली, वाह वाया ने वादड़ उमट्या, गोकुळमा टहुक्या मोर मड़वा आवो सुंदरवर शामड़िया। तो आवो सुंदरवर शामड़िया, उसको थोड़ा गाने में किस प्रकार से था, मैंने गा के सुनाया था कि पहले मड़वा आवो, उसके बाद वहां पर गैप देके आवो आवो सुंदरवर शामड़िया, या आप सीधा मड़वा आवो सुंदरवर शामड़िया ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर तो नोटेशन में उस प्रकार से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो अभी जो प्रचलित तरीका है मैं उसी प्रकार से आपको गाना ये सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब हारमोनियम के ऊपर थोड़ा सा इसकी पहली लाइन, पहली पंक्ति के स्वर कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उसको देखते हैं एनिमेशन में भी, और मैं आपको बजा के भी दिखाता हूं। तो जैसे इसका एक नोटेशन भी ले लेते हैं। देखिए, इस लाइन का एक पर्टिकुलर लाइन, वा वाया ने वादड़ उमट्या, ये लाइन के इतने टुकड़े का नोटेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ मैंने ताल के साथ उसको नहीं लिखा है, मैंने लाइन के हिसाब से लिखा है, क्योंकि पहला जो शब्द है वो चौथी मात्रा से, उसके बाद सम है। तो यहाँ ताल को हमें दिमाग में रखना है, लेकिन ये नोटेशन में आप ताल मत ढूंढिएगा, है ना। तो अभी जैसे पहला शब्द वा, तो वो बजेगा मेरा सा के ऊपर, है ना। तो देखिए, मैं आपको एनिमेशन के साथ साथ ही बजा के दिखाता हूं। तो पहला मेरा शब्द है वा, तो कहां बजेगा, सा के ऊपर, ठीक है। मैं सा के ऊपर अगर रुकता हूं, सा, तो ये हो गया वा, है ना। वायाने, दूसरा शब्द सारे मम, है ना, उसका नोटेशन सारे मम शब्द वायाने, और ये बजेंगे कैसे, तो ये सारे मामा वायाने, एनिमेशन में देखिए, ठीक है। फिर से ये हो गया वा, जो पहले बजाया है ना, अब वायाने, है ना, वायाने सारे मामा। अब वादड़, है ना, तो वादड़ रे प प म,
नोटेशन इसका देखिए, रे प प म, वादड़ एनिमेशन में बजता देखिए आप। फिर से एक बार, ठीक है। अब उमटिया, है ना, उमटिया शब्द जो है उसको आप थोड़ा सा देखिए, तो उसका नोटेशन है रे म रे सा सा। फिर से रे म रे सा सा, उमट्या। तो इसका भी आप एनिमेशन देखिए। फिर से उमट्या, है ना, और इसके स्वर रे म रे सा सा, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई। तो पहली लाइन फिर से मैं आपको एक बार स्वर और उसके शब्द दोनों ही एक एक बार गा के सुना देता हूं। तो पहले मैं गाऊंगा इसके स्वर, और बहुत ही मैं स्पीड कम रख रहा हूं। वा सा वायाने सारे मम, वादड़ रे पपम, उमट्या रे म रे सा सा। तो ये जो चार शब्द हैं, चारों शब्दों के अलग अलग से नोटेशन हो गए। पूरा नोटेशन एक बार गा देता हूं। सा सा रे म म रे प प म रे सा सा। फिर से एक बार थोड़ा और स्पीड कम कर देते हैं। सा रे म म रे प प म रे सा सा। शब्द होंगे वा वायाने वादड़ उमट्या, है ना। हर एक शब्द का एक बार फिर से एनिमेशन। वादड़ उमट्या, ठीक है। तो ये हो गया पहली लाइन का टुकड़ा। अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब दूसरी लाइन है हमारे पास, है ना। तो दूसरी पंक्ति, गोकुड़मा टहुक्या मोर मड़वा आवो का जो गोकुड़मा टहुक्या मोर मड़वा, यहां तक का हम लेंगे, ताल के हिसाब से वहां तक आ जाएगा वो, है ना। और बाद में फिर आवो 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 सुंदरवर शामड़िया, ये टुकड़ा होगा। तो अभी हम इसको इसका नोटेशन पहले दे देता हूं। तो देखिए, गोकुड़मा तो पहले की तरह ही ये चौथी मात्रा से शुरू हो रहा है। तो गो चौथी मात्रा पे होगा, कुड़ के कु के ऊपर सम आएगा। तो इसका नोटेशन अगर हम देखें तो मैं आपको गा के ये देता हूं, गोकुड़ मां। तो इसको देखिए एनिमेशन के साथ में बजाता हूं। फिर से, अब इसके स्वर और एनिमेशन दोनों, प म प प नी। फिर से प म प प नी, है ना, प म प प नी, गोकुड़ मां। एनिमेशन आपने देख लिया, इसलिए मैंने सिर्फ यहां पर बजा के दिया, ठीक है। अब टहु क्या, टहु क्या प प म रे, ठीक है। एनिमेशन देखिए, है ना। आप चाहे तो प के ऊपर रुक के प म रे, प म रे ऐसा भी कर सकते हैं, या प प म रे टहु क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो एनिमेशन में मैंने दूसरे तरीके से लिया है, टहु क्या, ठीक है। अब मोर, मोर रे म प म। फिर से मोर। अब मड़वा, तो मड़वा शब्द जो है वो रे से शुरू होगा, रे सा सा नी, ठीक है, मड़वा।
तो ये टुकड़े टुकड़े में आपने देख लिया। मैं आपको पूरी लाइन बहुत ही स्लो स्पीड में एक बार फिर से बता देता हूं। गोकुड़े माँ प म प प नी, फिर से गोकुड़े माँ प म प प नी, टहु क्या प प म रे, या प म रे प प म रे, या फिर प म रे। तो ये टहु क्या हो गया? मोर रे म प म, फिर से मोर रे म प म, मड़वा रे सा सा नी, मड़वा रे सा सा नी। ठीक है, तो ये हो गया। आप फिर से एक बार बारी बारी से हर एक स्वर का एनिमेशन देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले गोकुड़ माँ, अब टहु क्या? मोर, अब मड़वा। ठीक है, तो यहां पर जो ये ब्लिंक हो रहा है ये मंद्र सप्तक का नी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये लाइन जो है, आवो आवो गा के हम रुक जाते हैं, फिर आवो आवो सुंदरवर शामड़िया, है ना। तो इसका नोटेशन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले आवो, तो आवो। देखिए यहाँ बच्चों एक चीज है जो ये एनिमेशन के माध्यम से नहीं दिखाया जा सकता, वो थोड़ा इसका एक लिमिटेशन है एनिमेशन का। देखिए मैंने रे जो है आवो में नीसा म रे ये जो लिखा है, तो वहां रे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। वो ब्रैकेट का मतलब होता है इसके ऊपर का स्वर, पहले ये स्वर, फिर इसके ऊपर का स्वर, फिर वो स्वर, फिर उसके नीचे का स्वर, और फिर वो स्वर। वहां पर इतना हम एक रैपिडली बजा देते हैं, तो उस स्वर के ऊपर थोड़ा हमको आंदोलन सा महसूस होता है ना। जैसे आप मेरे अगर कीबोर्ड के ऊपर देखें, तो इस प्रकार से मेरी उंगलियां को आप थोड़ा डांसिंग रूप में देखेंगे। तो ये रे भी सीधा रे नहीं हो रहा, रे ऐसा हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस के बाद आएगा, फिलहाल आप सीधा ही उसको बजा सकते हैं। तो अब मड़वा तक हो चुका, अब आवो आवो। आप ऐसा बजाइए अभी, नी सा म रे, मंद्र सप्तक के नी से नी सा म रे। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आवो, है ना, तब तक आवो नी सा म रे। तो ये पहली बार का आवो हो गया, फिर वहां पर एक रेस्ट आता है, आवो, फिर आवो आवो, तो नी सा म रे। तो पहली बार का आवो आप देखिए इसका एनिमेशन। तो इसको थोड़ा रेड में लिया है, आवो, है ना। उसके बाद आवो आवो, है ना, आवो आवो सा 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 रे म, आवो 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 सा 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 रे म, है ना। एक्चुअली वो म वहां पर स्पष्ट नहीं होता, रे को खींच के म के ऊपर ले जाया जाता है। हाँ, तो अब देखिए आवो आवो शब्द किस तरह से बज रहा है ना। फिर से सा 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 रे म, सा 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 रे म, आवो 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 सा 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 रे म। लेकिन एक्चुअली ये गाया मतलब जो गाने का ट्रेडिशन है, गावो आवो सा 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 रे करके हम म के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वहां हम गाते हैं रे ही, सा 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 रे, सा 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 रे म। ऐसा हो जाएगा बजाने में आपको, लेकिन आप गाएंगे आवो आवो। तो पहला आवो नी सा म रे, सा रे। दूसरी बार का आवो आवो हो गया। अब सुंदर वर,
तो ये म से शुरू हो रहा है, म रे प प म रे प प म। तो एनिमेशन में भी आपको दिखा है ना, सुंदर वर मरे पापा मा। अब लास्ट वर्ड शामड़िया। फिर से एनिमेशन और दोनों साथ में एक बार बजाने की कोशिश करते हैं। रे मरे सा सा शामड़िया। तो फिर से मैं आपको एक बार इस लाइन के शब्द, एक एक शब्द का नोटेशन दे देता हूं। जैसे पहली बार का आवो, निसा मरे आवो। फिर आवो आवो, आवो आवो सा रे म, आवो आवो सा रे म। सुंदर वर मरे पपा मा, सुंदर वर मरे पपा मा। अब शामड़िया, शामड़िया रे मरे सा सा। फिर से शामड़िया रे मरे सा सा। तो पूरी लाइन का नोटेशन ऐसा होगा, नि सा मरे सा 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 रे मरे पपा मरे मरे सा सा। फिर से आवो 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 सुंदर वर शामड़िया, नोटेशन के रूप में नि सा मरे सा रे म रे पापा मरे मरे सा सा। फिर से नोटेशन नि सा मरे सा रे म रे पापा मरे मरे सा सा। मैं थोड़ी स्पीड और कम करके आपको एक बार बता देता हूं। नि सा मरे सा रे म रे पापा मरे मरे सा सा। आवो 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 सुंदर वर शामड़िया। तो अगर आप इतना सीख लेते हैं तो बाकी की तो लाइन फिर रिपीटेशन ही है, तो आप उसके अनुसार बजा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से दोनों लाइन का एक बार नोटेशन गा के सुना देता हूं, दोनों टुकड़े का, है ना, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसके आधार पर बजा सकते हैं। अभी आप पूरा अपना ध्यान जो है मेरे कीबोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करिए। तो वा सा वायाने सारे मामा, वादड़ रे पपा मा, वादड़ रे पपा मा रे मरे सा सा उमट्या रे मरे सा सा उमट्या। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको एक एक बार एनिमेशन फिर से दिखा देता हूं। देखिए, पहला अक्षर वा। अब दूसरा शब्द वादड़, उमट्या। ठीक है, ये हो गया इसका एनिमेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन बता देता हूं आपको। दूसरा टुकड़ा जो था, गोकुड़मा टहुक्या मोर मड़वा आओ, मड़वा। गोकुड़मा टहुक्या पमा पपनी, गोकुड़मा इतना होगा, पमा पपनी टहुक्या पप मरे। अब मोर, मोर रे म पम, मोर रे म पम। अब मड़वा, रे सा सा नी मड़वा, रे सा सा नी मड़वा। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टहु क्या, मोर। अब मड़वा। तो ये हो गया इतना। आगे की लाइन, ये नोटेशन है इसका, आपने देखा हुआ ही है पहले से।
है ना। तो अभी हम जो टुकड़ा है आवो, फिर आवो आवो सुंदरवर शामड़िया, तो यहाँ इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहली बार का आवो, तो इसका नोटेशन भी दे देता हूँ। हाँ, तो आवो आवो, तो निसमरे, फिर से निसमरे, आवो निसमरे, आवो, उसके बाद आवो आवो, आवो आवो, सा 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 रे म, सा 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 रे म, आवो आवो। अब सुंदरवर, सुंदरवर, हाँ एनिमेशन। अब शामड़िया, रेम रे सा सा, एनिमेशन के साथ, फिर से एनिमेशन के साथ, रेम रे सा सा। तो ये लाइन अगर आप कंप्लीट सीख लेते हैं तो बाकी की लाइन इसकी तरह ही आगे आपको बढ़ते जाना है। तो ये हो गया बच्चों आपका ये आज का लोकगीत। तो इसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट और दे देता हूँ कि आपको एक और लोकगीत कोई सीखना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। बजाना आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बजाना सीख पाते तो आपको आने के बाद बजाना सिखाऊंगा। और ये जो मैंने अभी आपको गाना सिखाया बजाना, वो आप या तो अपने हारमोनियम पर या कैसियो पर, अगर ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपको जैसे पहले से बताता आ रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में हारमोनियम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या ORG 2020 डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आप मुझे वीडियो बना के भेजिए इसका, है ना, या आप गूगल क्लासरूम में भी डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो इसको बजाकर भेज दीजिए मुझे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत सरल गाना है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के क्लास को यहीं रोकते हैं और आगे अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और ज़रूर से आप मुझे ये गाना रिकॉर्ड करके अपने मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। और अगर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर पाते हैं तो गूगल क्लासरूम में करिए, और अगर आप यूट्यूब में डाल सकते हैं तो बहुत बेटर है, तो यूट्यूब का लिंक मुझे भेज दीजिए। तो फिर से एक बार सभी का धन्यवाद और अगले हफ्ते मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।